तो कल हमने आगे नहीं किया था, कल आपने क्वेश्चन आंसर याद किए थे, और आज हम करेंगे ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल। पहले करेंगे जो बेसिक ऑर्गन्स हैं सेल के, और बेसिक है हमारे पास सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि हम एक और बात कहते हैं उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे कि दूसरा नाम क्या है, बोलो जल्दी, तुम्हें याद करवा रही हूँ। सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, और मैंने अभी तीसरा नाम और दिया था कोई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीनों जो हैं वन एंड द सेम थिंग, जिसके बारे में हम सब कुछ कर सके, जिसके थ्रू डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस कैसे होती है चीज़ों की, वो सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी वर ऑन द सेल वॉल, और सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स के सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस बात को दिमाग में डालो। अभी मुझे अच्छे से किसी का बायो का टेस्ट हुआ है यहाँ पे, और उसमें मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट था कि एक डिफरेंस बताओ एनिमल सेल और प्लांट में, प्लांट सेल में, और एक सिमिलैरिटी बताओ। डिफरेंस पता चल गया क्या? कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो क्या है, सेल वॉल प्लांट्स के सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले भी कल डायग्राम ड्रॉ करके दिया था परसों। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है प्लांट्स में, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है इसको, क्या है। और ये जो है ये किस चीज़ की बनी हुई है, कंपोजिशन पता होनी चाहिए। तो ये किस चीज़ की बनी है, सेल मेम्ब्रेन, सेलुलोज की, सेलुलोज की, याद रखना है ये मटेरियल। ये क्या है, सेलुलोज की। क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाएगा, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो किस चीज़ की बनी है। और ये कॉम्प्लेक्स सेलुलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमने अभी तक सेल वॉल के बारे में ये पढ़ा कि ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग है सेल, प्लांट के सेल के ऊपर, और ये सेलुलोज की बनी हुई है, और ये सेल को स्ट्रेंथ देती है। बोलो पार्ट्स, मैंने क्या बोला? तो बोला कि सेल वॉल जो होती है वो बनी हुई है सेलुलोज की, और ये एक सेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बस सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है, मतलब इसको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरी। इसके बाद है व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर, लूजेज वाटर, लूजेज वाटर। कोई सेल जो है वाटर लूज करेगा तो वो क्या करेगा, श्रिंक। क्या करेगा, श्रिंक करेगा। इज इट ओके? तो वाटर लूज कर दिया, लाइन ध्यान से सुनो। जब एक प्लांट का सेल वाटर को लूज करता है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, और उससे क्या होगा, श्रिंकेज होगी, और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये सेल जो है अंदर को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। बोलते प्लांट का सेल है, इसमें से अंदर से पानी बाहर निकलने लग पड़ा, धीरे धीरे करके बाहर निकलने लग पड़ा। ये तो रिजिड है, ये रिजिड है, ये नहीं अंदर को जाएगी। इसका जो अंदर का पार्ट है ये श्रिंक होने लग पड़ा। ये क्या होने लग पड़ा, श्रिंक होने लग पड़ा। तो कहते हैं ये क्या हो जाएगा, ये जो अंदर का पार्ट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के साथ मिलकर के ये सारा पार्ट श्रिंक होने को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू osmosis that is giving out water, या एक्सोस्मोसिस, बाहर को पानी देना। ये अपनी स्ट्रेंथ नहीं लूज करेगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है, ये रिजिड रहेगी। जब भी इसको पानी में डालेंगे ये श्रिंक करेगा अंदर वाला।
तो ये श्रिंक करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सेल वॉल है वो उतने साइज की रहती है। हाँ, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे इधर अंदर वाला छोटा हाँ, होता है वो हाँ वो पता क्या हुआ, ये जो पानी है ना ये अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है, वो उसमें से पानी बाहर निकलने लगा, तो नेचुरली ये वाली चीज़ फिर अंदर वाली श्रिंक करेगी ना, फिर ये धीरे धीरे करके ये श्रिंक करती जाएगी, पानी बाहर निकलता जाएगा और ये श्रिंक देगी, ये उतनी मेंटेन रहेगी। लेकिन अंदर का जो है, अगर अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे अंदर जाती जाए पानी के बाहर निकलने से, तो उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और अगर ये जैसे बढ़ गई तो इसकी एक लिमिट होगी ना? हाँ यस, फिर वो बर्स्ट होते हैं। लेकिन वही था ना, आपने कल कहा था आरबीसी जल्दी बर्स्ट करते हैं प्लांट्स में, क्योंकि ये रिजिड होते हैं, तो ये थोड़ा इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है ये एज कम्पेयर टू आरबीसीज, तो ये अपने आप को थोड़ी देर तो बर्स्ट होने नहीं देंगे, फिर जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो नेचुरली बर्स्ट कर जाएंगे, हैं? तो फिर से पढ़ते हैं हम इसको। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content. अंदर का content जो है वो away from the cell wall, अंदर का content जो है वो धीरे धीरे away होता जाएगा। क्या होता जाएगा? away होता जाएगा। और वो this phenomenon को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। नैनिशा बिल्कुल क्लियर हो रहा है? अगर आपके दूर पर इस तरफ आ जाओ ना, थोड़ा सा इस तरफ हो, ठीक है? तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस। तो आज अभी तक आपको ये क्लियर हुआ कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है और वो चीज़ उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा आपको ये क्लियर हुआ कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है और क्यों होती है, वो किस वजह से हुई, वाटर के लूज होने से हुई, अंदर से वाटरी कंटेंट जो है लूज होने से हुई, मतलब ऑस्मोसिस से हुई। एक एक्टिविटी दी है इन्होंने, ये हम बाद में करते हैं, पहले हम इस डाटा को ख़त्म कर लेते हैं पूरा। किसको? सेल वॉल के। कह रहे हैं व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, इट अपीयर्स, नहीं एक्टिविटी करनी पड़ेगी। माउंट द पील ऑफ ए रोयर लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर। क्या लेना है हमने? पील, छिलके लेने हैं, किस चीज़ के? लीफ के, रोयर लीफ स्पेसिफिकली इसके पत्ते की ऊपर से पील लेनी है, ठीक है? बोलते और माइक्रोस्कोप के अंदर हमें देखना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युअल्स कॉल्ड द, और जो छोटे छोटे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रीन के पड़े हुए दूर दूर दिखेंगे, वो क्या होंगे? वो क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? साइट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। व्हाट इज द साइट ऑफ क्लोरोफिल? क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज द साइट ऑफ द क्लोरोफिल? साइट ऑफ क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल कहाँ रहती है? तो वो कहाँ रहती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो बोलते पहले आपने वो पील लिए उसके और उसको आपने माइक्रोस्कोप पे देखा, तो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ग्रीन कलर के ग्रैन्युल्स दिखेंगे, जिसे कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालो, मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। किस चीज़ का? शुगर या फिर सॉल्ट का, या फिर शुगर का डालना है या फिर सॉल्ट का डालना है, ठीक है? वेट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रो, थोड़ी देर वेट करो और माइक्रोस्कोप में। नाउ प्लेस सम रोयर लीव्स इन बॉइलिंग वाटर, ठीक है? आप बोलते नाउ प्लेस सम रोयर लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर में डाल दो कुछ मिनट, दिस किल्स द सेल। अब बॉइलिंग वाटर में सेल तो किल हो जाएंगे उबलते हुए पानी में। बोलते देन माउंट 1 लीफ ऑन ए स्लाइड, फिर एक लीफ निकालो इसमें से जो कि बॉइलिंग वाटर में आपने लीव्स डाली थी, सेल डेड हो गया, आप एक उस सेल उसको लीफ को उठाओ, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट इसके ऊपर डालो। वेट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। बोलते डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, कि वो पहले से ही उसमें से सारा जो है वो श्रिंक हो चुका है, वो सेल डेड हो चुका है, तो अगर डेड है तो उसमें श्रिंकेज कैसे होगी? वो पहले ही डेड हो चुका है, प्लाज्मोलाइसिस उसमें पहले ही हो गई है। तो लेकिन फर्स्ट केस में प्लाज्मोलाइसिस हुई, इस केस में प्लाज्मोलाइसिस हुई और इसमें। तो कह रहे हैं व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल आर नॉट द डेड सेल। जो डेड ही है ऑलरेडी, उसमें क्या प्लाज्मोलाइसिस होंगे? फिर चाहे नमक डालते रहो चाहे चीनी डालते रहो, उसमें कोई हरकत नहीं होगी। जो चीज़ लिविंग थी उसके ऊपर आपने अगर शुगर होगी तो उसमें ऑस्मोसिस होगी, उसमें श्रिंकेज होगी। क्लियर है? एक्टिविटी में cell walls permit the cell of the plant fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। ध्यान देना, सेल वॉल जो है क्या करती है? प्लांट के सेल के ऊपर होती है, फंजाई और बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी ये होती है,
ठीक है क्या, सेल वॉल। तो ये कह रहे हैं इसकी वजह से ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट नहीं होता। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू मेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोल। बोलते अंदर सेल पानी लेने लगेगा जिसके ऊपर सेल वॉल है, बोलते वो स्वेल करने लगेगा, वो सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर वापस डालेगी, तो फिर वो क्या है, वो स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिर वो बर्स्ट नहीं होती काफ़ी समय तक, वो बर्स्ट नहीं होती, वो सोलन होती रहेगी, ठीक है। जब तक उस वॉल का प्रेशर और जो स्वेल होता जा रहा है इससे ज़्यादा ना हो जाएगा, तब तक वो बर्स्ट नहीं होएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम। बोलते इस तरह के सेल जो है एनिमल सेल से ज़्यादा देर तक बर्स्ट होने से बचे रहते हैं, क्योंकि वो उनकी जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बनी हुई है, जिसका क्या नाम है नैनिशा? सेल वॉल। हाँ, किस चीज़ की बनी हुई है वो? सेल्यूलोज की। ये तो तुम्हारा ब्रेन है, बार बार तुम लोगों को बताती हो, ऐसे मत करो बेटा, ध्यान यही रखो, ठीक है। वेरी गुड। तो एक बाइस को इसके लिए कि उसने बता दिया। और दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा पार्ट है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने, सेल वॉल की, अब है सेंट्रल ब्रेन ऑफ द सेल। क्या है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। लेट अस सी, रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ द ओनियन पील। हमने ओनियन पील देखी थी, तो उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें ऐसे करके था, ऐसे, और ये ऐसे सेंटर में, और ये यहाँ पे ऐसा मतलब खाली स्पेस। तो ये कह रहे हैं वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। बोलते हैं आपने याद किया कि आपने पील निकाली थी, वो परसों चौथ मैंने करवाया था जो एक्टिविटी, पील निकालनी है ओनियन की। पता है आपको पील कौन सी है? वो ट्रांसपेरेंट का। हाँ, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, वो निकालनी है। और वो जब देखा तो उसके ऊपर क्या डाली आपने? आयोडीन सॉल्यूशन डाला। क्या डाला? आयोडीन। जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, ट्राई इट सी व्हाट इज द डिफरेंस इज फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द फिल्म, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? क्या सारे सेल जो है इवनली कलर्ड सेल? नहीं, वो जो डार्क, जो घने होंगे उनके ऊपर वो ज़्यादा दिखेगी, और जिसमें डेंसिटी कम होएगी उसमें वो कम दिखेगी। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल कलर डिफरेंटली। बोलते ये है सेल, इस पर डाली आयोडीन, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का सेल ये डिफरेंट कलर, मतलब थोड़ा डार्क, मतलब लाइट डार्क, और ये तो ये डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट डेंसिटी में कलर होंगे, डिफरेंट डेंसिटी में कलर होंगे। सम रीजन अपीयर्स डार्कर देन दैट। बोलते कुछ जो है डार्क होंगी और कुछ जो है वो लाइट होंगी। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज़। बोलते अगर आपके पास आयोडीन नहीं है, ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कंसनट्रेटेड है सेल की और कौन सी में कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं है, तो आप आयोडीन नहीं अगर अवेलेबल है तो आप सैफ्रानिन ले सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? सैफ्रानिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू, इससे भी स्टेन कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई फंडा नहीं है क्लास में अच्छे नंबर लेने का, टॉप करने का, कोई भगवान ने किसी को एक्स्ट्रा नहीं कुछ दिया हुआ, सिर्फ कंसंट्रेशन, ध्यान से कोई भी सिद्धि पाई जा सकती है, ठीक है। ध्यान। तो बताओ, ध्यान था अगर आपका, तो मुझे ये बताओ कि हम क्या क्या डाल सकते हैं सेल डिफरेंट रीजन्स को पता करने के लिए। एक सैफ्रानिन, तीसरा मिथाइलिन ब्लू, सैफ्रानिन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। इज इट ओके? मैम सेल की कोई लाइफ स्पैन है? लाइफ स्पैन, हाँ, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स, और सबके जो है उस बुक में दिए हुए हैं। मैक्सिमम के ये 9th क्लास की बुक है हमारी ICSE की, उसमें कम से कम 25 सेल्स के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है।
ये हो गया। वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन ओनियन, हमने सेल्स को कहाँ देखा था, ओनियन में देखा था और किसी साइंटिस्ट ने कॉक में भी देखा था। बोलते एक्टिव, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड व्हेन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। बोलते एक ग्लास स्लाइड लो और उसके ऊपर एक ग्लास स्लाइड ले ली मैंने, ये ग्लास स्लाइड, ठीक है, और इसके ऊपर एक ड्रॉप वाटर डाल दिया। अभी तक मैंने एक्टिविटी में इतना ही किया। मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द ग्लास स्लाइड and put it on it one drop of water. बस अभी तक इतना किया। Using an ice cream spoon gently scrape the inside surface of the cheek. Ice cream spoon वो किस चीज़ का बना होता है, लकड़ी का जो बना होता है, वुडन जो होता है, वो लेना आपने और ऐसे करके ना अपनी चीक की साइड में ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना उसको, ऐसे ऐसे हिलाना थोड़ी देर, आपके ना कुछ सेल निकल जाएंगे उसमें से, और वो आप इस स्लाइड के ऊपर ऐसे करके रखो। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले स्लाइड ली, फिर मैंने उसके ऊपर क्या डाला, वो ड्रॉप ऑफ वाटर डाला, फिर मैंने एक वुडन स्पून लिया आइसक्रीम का और उससे मैंने अपने चीक को फ्रॉम इनर साइड आई हैव रब्ड इट, देन इनसाइड द सरफेस ऑफ द चीक जेंटली स्क्रैप, देन डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। अगर आपको ये देखना है तो आप कैसे देखोगे, विद द हेल्प ऑफ द नीडल उसमें से निकालो उसको और उसको डाल दो, ट्रांसफर द मटेरियल एंड स्प्रेड इट ऑन द, ट्रांसफर कर दिया स्पून से, आपने नीडल की हेल्प से ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर। टू कलर द मटेरियल आपने उसको मिथाइलिन ब्लू दिया, क्योंकि उससे आपको ना एरियाज अच्छे ढंग से दिखेंगे, सेल जो है सेल की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन हो जाएगी, बोलते आपने मिथाइलिन ब्लू डाल दो। हाँ, उसको हम जैसे जो रीएजेंट्स होते हैं लेबोरेटरी में, डिफरेंट रीएजेंट्स होते हैं, तो मिथाइलिन ब्लू भी होता है, सेफ्रोनिन भी होता है, आयोडीन भी होता है, तो उसमें से इन्होंने मिथाइलिन ब्लू उठाया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से मतलब कलर करता होगा सेल के पार्ट्स को। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी टू ऑब्जर्व, बोलते अब आप उसको देखो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, चीक के सेल ऑब्जर्व करोगे कि हमारे चीक सेल कैसे हैं। उसमें भी आपको न्यूक्लियस दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी और साइटोप्लाज्म दिखेगा, छोटे वाले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे ना। वाज दिस कंपाउंड वाले, वाज देयर ए डार्क कलर स्पेरिकल, तो आपको जब आप ऑब्जर्व करोगे इसका सेल, मान लो ये सेल आपने देखा, तो सेल जो है ऐसे होगा सेंटर में, ये डार्क कलर का जो बोलते हैं आपको ऑब्जर्व होगा ना सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और आप ऑब्जर्व करो, हाँ, सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इज द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। तो कहते हैं द न्यूक्लियस, अब बोलते जब उस न्यूक्लियस को देखा गया, डीपली देखा गया, तो बोलते वो डबल लेयर थी, क्या थी वो, डबल लेयर थी, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज इट ओके। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जगह जगह क्या थे, पोर्स थे, उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है मटेरियल उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बोलते न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए थे, क्या पड़े थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए थे, जिसे बाद में हम क्या कहते हैं, जब वो वेल क्रोमोसोम्स की जो पहली वाली फॉर्म, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो मैच्योर नहीं होता जब तक, तब तक वो क्रोमैटिन कहलाता है, क्या कहलाता है, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है उसका नाम क्या पड़ जाता है, क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो है, डीएनए जो है, वो यूनिट की फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है। और समझ गए, तो कैसे, क्यों ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि अब वो जो जीन्स हैं वो सारे कहाँ पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस जीन्स ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सारी हेरिडिटी बीमारियाँ हो गई या कोई भी चीज़ है, जीन्स हमारी हेरिडिटरी यूनिट है। तो ये हेरिडिटरी यूनिट क्या होती है, हेरिडिटरी जो करैक्टर को जनरेशन टू जनरेशन पास करती है, जीन्स, और वो कहाँ पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर। हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पहले वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बाद में वो क्रोमोसोम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, और इनके ऊपर ऐसे करके जीन्स जो हैं वो पड़े हुए होते हैं, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ठीक है, जीन्स। और ये जितने भी हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है जो पास होंगे जनरेशन के हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। जीन्स को हम फैक्टर भी बोलते हैं, जीन्स को हम फैक्टर भी बोलते हैं। बताओ मैंने क्या क्या बोला,
मैम एक चीज़ पूछनी है, जैसे मैम ये सेल वॉल है तो इसके अंदर थोड़े बहुत पोर्स होंगे जिससे पानी अंदर आता है। हाँ चीज़ें, न्यूक्लियस को मटेरियल चाहिए अंदर सर्वाइव करने के लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म को। नहीं जैसे आप बोलते हो ना कि अगर बाहर के अंदर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर है तो फिर वो अंदर बाहर, हाँ मतलब जितनी रिक्वायरमेंट, मतलब सेल को चाहिए, मतलब सेल को चाहिए, मतलब किसको चाहिए, सेल्स के पार्ट को चाहिए। तो जो बाहर अंदर बाहर चीज़ें आ रही हैं वो न्यूक्लियस को भी चाहिए, वो साइटोप्लाज्म को भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, जो पानी है वो भी चाहिए, जो मिनरल्स हैं वो भी न्यूक्लियस को भी चाहिए। तो वो पोर्स जो है इसलिए चीज़ें अंदर बाहर करें। हाँ बोलो मैंने क्या क्या पढ़ा है? न्यूक्लियस के ऊपर कुछ थर्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऊपर नहीं, अंदर बीच में, हाँ सेंटर में। उनको पहले जो मैच्योर नहीं होते, इनमैच्योर होते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमेटिन। और जब वो मैच्योर होते हैं वो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उनके ऊपर छोटे छोटे कुछ स्पेसेस में कुछ जीन्स होती हैं, उनको फैक्टर भी बोलते हैं। और मैंने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस में बाहर किस चीज़ से बनी है, अंदर किस चीज़ से है? बाइस मैंने बोला कि न्यूक्लियस जो है उसमें डबल मेम्ब्रेन है, बाहर अंदर जो मटेरियल है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर की एम्बेडेड है क्या, क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है तो दैट टर्न्स इनटू, नहीं है ना कंसंट्रेशन। चल आगे, इतना मैंने ये वर्बली बताया, अब मैं पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। देखो, द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फर्स्ट लाइन डबल लेयर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, जो मैंने बोला वही पोर्स है, विच अलाउस, ध्यान देना, विच अलाउस ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। अंदर से मटेरियल साइटोप्लाज्म में आएगा। जो भी मटेरियल आएंगे जाएंगे हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन में। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, बताया मैंने, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, जो कि रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और वो तब तैयार होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, सेल ग्रोज एंड डिवाइड एंड टू सेल्स फॉर्म। जैसे ही ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये दो बनाने लगेगा, तब ये वेल अरेंज मैच्योर होएगा और ये क्रोमोसोम्स तैयार हो जाएगा। और ये किस रोड शेप में होंगे, किस चीज रोड शेप में। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, बोलते हैं इन्फॉर्मेशन जो है इनहेरिटेंस की, करैक्टरिस्टिक को चुरा करके नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना है, जो पेरेंट्स से बच्चे में जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है करैक्टरिस्टिक की, ऐसी आइज होनी चाहिए, ऐसा नोज होना चाहिए, ऐसा, वो सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ द करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन। गुरशान तुम 6 बजे आ रहे हो, हैं क्या काम कर रहे थे, हैं? इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। बोलते हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, दिख रहा है पेरेंट फादर की तरह लग रहा है, वो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक चुराने की कैपेसिटी है वो उस क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर है। डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स है, क्रोमोसोम्स डीएनए के अंदर जीन्स है। तो कह रहे हैं फॉर्म्स द डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलो भाई क्या बोला मैंने, डीएनए की फुल फॉर्म राइबो। इस कोरोना ने ना हम लोगों को निकम्मा कर दिया, मैं बताऊँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स जो है, जो जनरेशन, वो क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोसोम्स किस चीज़ के हैं, क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन के। ये क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आएंगे, इजी नहीं है, अब 9th क्लास है, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल, तो क्या हुआ, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने, मैं पूछूंगी। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द, जो भी अगले सेल बनाने की मतलब गुण है, वो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है।
तो कह रहे हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, मान लो ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए, डीएनए के अंदर फंक्शनल सेगमेंट है कौन सी? जीन्स। क्या है? जीन्स। आपने बोला था कि जैसे एक सेल जब डिवाइड होता है तो फिर तब वो ये सेल बन जाते हैं। हाँ ऐसे ही दो उसमें होंगे। हाँ तो फिर ना जैसे वो इसकी मेमोरी इनमें हो जाती है तो फिर आधी आधी आती है फिर या दोनों में इक्वली। वो मैं पढ़ाती हूँ, वो चैप्टर भी आएगा, वो सब कुछ होएगा, वो सब कुछ कहाँ कैसे क्या होता है, फादर से कैसे मदर में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक कैसे कैसे जाते हैं, मदर में क्या होता है, वो सब आएगा, साइंस है ये, सब कुछ होएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज होएगा। ठीक है, अभी इतना है, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सिर्फ न्यूक्लियस की दी जा रही है कि न्यूक्लियस देखने में कैसा है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है और कैसे इसमें अंदर बाहर चीज़ें आती हैं, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में न्यूक्लियस के बारे में है। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ द, बोलते पहले जो क्रोमोसोम तैयार होने से पहले वो किस फॉर्म में है? एंटेंगल्ड है, धागा नहीं पिघल जाता है जैसे ऐसे, हाँ वो वैसे है, एंटेंगल्ड है, और वो वेल अरेंज जब होएगा तो फिर क्रोमोसोम वेल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड, धागे की तरह एंटेंगल्ड पिघला हुआ पता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो क्या है? क्रोमेटिन। और जैसे वो वेल अरेंज ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? सेल की रिप्रोडक्शन में, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस ही है जो जिसकी वजह से जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है सेल को डिवाइड करने की, सेल करेक्टरिस्टिक चुराने की, सब कुछ, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है 1 से 2 होने में सेल। इज इट ओके? इसके बाद है इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। बोलते कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स या ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस की बाउंड्री फिक्स नहीं है, वो ऐसे पड़े हो, ऐसे पड़ा हो, वो बैक्टीरिया सेल में, या फिर वो किस में होते हैं? प्रीमिटिव सेल्स। प्रीमिटिव क्या होते हैं? जो बहुत पुराने सेल्स हैं। प्रीमिटिव सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, सबसे पहले धरती पे बैक्टीरिया से आए थे, तो बैक्टीरियल सेल्स को हम प्रीमिटिव सेल्स भी कहते हैं, और इन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं। इज इट ओके? तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रीमिटिव सेल, बैक्टीरियल सेल, इनमें जो न्यूक्लियस, ध्यान देना, इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो इस तरह से वेल अरेंज, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी ना, उसमें वो ऐसे बिखरा पड़ा होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और उसे हम ये सब कुछ कहेंगे बैक्टीरियल सेल, प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक सेल, और उसे हम न्यूक्लियस ना कहते हैं, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से न्यूक्लियस की जैसे अरेंज नहीं हुआ है। जैसे क्रोमोसोम को रेडी होने से पहले क्रोमेटिन कहते हैं, वैसे न्यूक्लियस पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल अरेंज ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं, जिसका मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब बहुत पुराने, मतलब न्यूक्लियस वेल अरेंज होने से पहले कैसा था। ठीक है, हमारे जितने सेल हैं उन सब में हमारा न्यूक्लियस वेल अरेंज है, उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें पोर्स हैं, अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म है, और न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन है शुरू में, फिर वो एंटेंगल, फिर वो वेल फॉर्म में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए पड़े हुए हैं, डीएनए के अंदर जीन्स हैं जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन ले जा रहे हैं। इज इट ओके? तो ये दिस इज ऑल अबाउट द, और जो प्रोकैरियोट्स थे, मैंने कहा कि वो उनका न्यूक्लियस वेल अरेंज नहीं है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं हमारे अंदर, हम यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए हैं, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं उनका न्यूक्लियस क्या है? उनके ऊपर मेम्ब्रेन है। क्या बोला पाइस मैंने? मैम आपने बोला कि जैसे जो बैक्टीरियल सेल वगैरह होते हैं उनके अंदर हम फिक्स शेप नहीं होती न्यूक्लियस की, और जैसे हम ह्यूमंस हैं और हमें लाइक वेल अरेंज न्यूक्लियस होता है जो हमें प्रॉपर शेप देता है। और जितनी भी ग्रीन सेल्स हैं उनके अंदर क्या है? वो जो सेल्स हैं उनमें प्लास्टिड भी है। क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल के अंदर होती है और एनिमल में नहीं होती। ये भी डिस्टिंग्विश करने का एक पॉइंट है। ठीक है, ये इसके बाद है हमारे पास साइटोप्लाज्म। आज लास्ट टॉपिक है हमारा ये साइटोप्लाज्म।
इज इट ओके? साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म कैसा है? कल ही बोल दिया था मैंने, फ्लूइडी मटेरियल है वो, और टेम्परेरी माउंट ऑफ द ओनियन फील्ड में इन्होंने देखा, चीक सेल में भी इन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन एक रीजन एनक्लोज करती है, न्यूक्लियस से पहले की रीजन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की रीजन, सारी क्या कहलाएगी? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगी? साइटोप्लाज्म। क्या बोला पायस मैंने? आपने बोला हम जो लाइक न्यूक्लियस के बाहर जो होती है और जो सेल के अंदर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वो सबसे कम स्ट्रेन वो ही लेगा। अगर उसके ऊपर आप मिथाइलिन ब्लू डालोगे सेल के ऊपर अंदर, या फिर आप उसके ऊपर सैफ्रनिन डालोगे, या फिर आप उसके ऊपर आयोडीन डालोगे, तो सबसे कम कलर कौन लेगा सारे चीज़ों में? साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस डेंस है। सबसे ज़्यादा कलर कौन लेगा? नैनिशा को योनिंग आ रही है, तो वो सबसे ज़्यादा कलर जो है वो कौन लेगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके बाद है द प्लाज्म, इट आल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। बोलते ये जो फ्लूइडी कंटेंट इनसाइड है, बोलते ये सबसे कम कलर लेगा, और इसके अंदर आपको दिखेगा कि कुछ छोटे छोटे डार्क कलर की चीज़ें भी हैं, और वो सारी क्या होंगी? ऑर्गेनील्स। वो सेल की क्या है? ऑर्गेनील्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये सेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के अंदर पड़े होंगे। फिर इसके अंदर गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब पढ़ेंगे। बस ये जब खत्म होंगे तो सब चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेल के अंदर होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। साइटोप्लाज्म के अंदर बोलते सेल ऑर्गेनिल्स आर एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। बोलते सारे जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स इसके अंदर पड़े होंगे, ये है सेल, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर गोल्जी बॉडी पड़ा होगा, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होगा इसके अंदर, कहीं पे इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े होंगे, कहीं पे वैक्यूल्स पड़े होंगे। बोलते सबके ऊपर मेम्ब्रेन है, सबके बिखरे हुए नहीं होंगे वो उन सब के ऊपर क्या होगी? मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? बोलते इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ द डिफाइंड न्यूक्लियस, बोलते लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा बस उसकी जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी वो बिखरी पड़ी होगी, वो मेम्ब्रेन पूरी तरह से नहीं होगी। उसके उनके जो ऑर्गेनिल्स होंगे उनकी ऊपर भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होंगी, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उनके हर सेल के ऊपर डेफिनेट, हर ऑर्गेनिल्स के ऊपर डेफिनेट बाउंड्री। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द, आप बोलते ये जो मेम्ब्रेन है ये आपको वायरस के ऊपर भी ये मेम्ब्रेन जो है ढंग से नहीं मिलेगी, जो वायरसेस होते हैं बोलते हैं। और जो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो लाइफ की तरह कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता। वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि उसके जो बॉडी है ना उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जब तक वो बाहर है तब तक वो डेड है, और जैसे ही किसी की बॉडी में जाता है वैसे ही वो लिविंग हो जाता है। तो आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा मैं टिक लगा के देती हूँ, वो भी करने हैं, तो करने ही है। इसके अलावा मैं और टिक लगा के, यस ये कहाँ है? हाँ ये वाला बना लेना, हाँ ये भी बनाओ आज यार, ये भी बनाओ और ये भी बनाओ, और इसके अलावा ये क्वेश्चंस। चलो हाँ ये दो क्वेश्चंस, ये दो तो कर लिए थे ना आपने, ये दो, हाँ ये दो करो, और ये दो डायग्राम फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। एक तो तुम लोगों ने, मैं तुम्हारी बुक ढूंढ के देती हूँ, दोनों की सेपरेट सेपरेट। चलो टेक योर सीट्स। आज काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया यार। छुट्टी? अच्छा लर्न नहीं करना है, लर्न करो।